हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद सिमरन। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल और आप सभी सेफ हैं एट योर प्लेसेस. So let's get started with today's video. In today's video, we are going to cover the causes of First World War. So the topic First World War is, it is considered to be the most important topic in terms of examination. चाहे आप क्लास 11th 12th किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं या आप if you are pursuing graduation and if you have history as your subject. So this is the topic and this is something that is frequently asked in every examination. So let's learn about it. So first of all, First World War था क्या, किन किन कंट्रीज के बीच में हुआ, इसको किस नाम से जानते हैं, कब से कब तक हुआ. तो सबसे पहले इसको जानते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को ग्लोबल वॉर के नाम से भी जाना जाता है. ग्लोबल वॉर इज बेसिकली व्हाट, ग्लोब जो आया है, ये ग्लोबल जो है ग्लोब वर्ड से आया है. ग्लोब बेसिकली होता क्या है? ग्लोब इज द मॉडल एंड वी कैन से कि अर्थ का रिप्रेजेंटेशन है ग्लोब. तो अर्थ इज बेसिकली व्हाट, अर्थ इज आवर वर्ल्ड. सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को ग्लोबल वॉर बोला जाता है क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक पहला ऐसा वॉर था जिसमें कि ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड पार्टिसिपेटेड, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सबका पार्टिसिपेशन था. स्टार्टिंग में इनिशियली ओनली यूरोपियन कंट्रीज फॉट दिस वॉर, लेकिन ग्रेजुअली सारी कंट्रीज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो गई थी. अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो 1914 से 1918 तक चला. 1914 में वी कैन से स्पेसिफिकली कि जून 28 1914 से स्टार्ट होकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ड्यूरेशन थी. अब जो दो मेजर ग्रुप्स थे जिनके बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, दोज वर एलाइड पावर एंड एक्सिस पावर्स. अब जो एक्सिस पावर्स है, एक्सिस को हम सेंट्रल भी बोल सकते हैं. एक्सिस इज ऑल्सो कॉल्ड द सेंट्रल पावर. तो एलाइड पावर्स में कौन कौन थी? फ्रांस, यूके, यूएसए, इटली एंड रशिया. अब जो यूएसए है, यूएसए इनिशियली नॉट फ्रॉम द बिगिनिंग, यूएसए स्टार्टिंग से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पार्ट नहीं था, बट इन 1917 इट ऑल्सो ज्वाइंड द एलाइड पावर्स. और जो एक्सिस पावर्स हैं उनमें आता है जर्मनी, बुल्गारिया, ऑस्ट्रिया हंगरी, जो कि बाद में डिवाइड हो गई थी. ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर जो है वो प्रेजेंट डे टर्की है. So these were the countries and these were the two groups जिनके बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की फाइट हुई थी. अब चलते हैं कॉजेस को जानते हुए. कॉजेस क्या थे? फर्स्ट ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज वॉज मिलिटरिज्म. क्या हुआ था? जो रेस ऑफ आर्मामेंट थी कि मतलब हर एक कंट्री ने स्टार्ट कर दिया था कि उनके पास सबसे ज़्यादा वेपन्स हो, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, उनकी जो नेवल पावर हो वो सबसे ज़्यादा ग्रैंड लेवल पे हो. तो इसमें क्या था कि द गोल ऑफ मैनी नेशंस टू हैव द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इन यूरोप. अब जो यूरोप के अंदर जितने भी नेशंस थे उनका यही गोल था अंडर मिलिट्रिज्म कि उनके पास जो उनका नेशन है उसकी पास जो मिलिट्री हो वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो इन द वर्ल्ड. एक कंपटीशन की भावना सबके अंदर आ गई थी. अब जो कंट्रीज थी उन्होंने स्टार्ट किया अपनी नेवल पावर को हैविली डेवलप करना, कि जो उनकी नेवल पावर्स थी, जो उनकी नेवी थी, उनको डेवलप करना स्टार्ट कर दिया. और इसके अंदर क्या था कि जो जर्मनी थी उसने अपनी नेवी को रिफॉर्म किया था. इंग्लैंड जो था, इंग्लैंड ने भी सेम स्टार्ट किया था कि वो अपनी नेवी को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करे. और फ्रांस में तो एक पॉलिसी भी बनाई गई थी, फ्रांस में एक पॉलिसी बनाई गई कि जितने भी लोग हैं, ठीक है, मतलब जो सिटीजन्स भी हैं वहाँ के, जो सिविलियंस भी हैं, उनको भी 3 years की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि कभी भी अगर फाइट हो, कभी भी वॉर हो तो उसमें वो लोग भी पार्टिसिपेट कर सके. तो हर एक जो नेशन था उसका गोल ये था कि वो अपनी मिलिट्री को सबसे ज़्यादा पावरफुल बना सके. और इससे कंपटीशन की भावना आई और रेस ऑफ एक होड़ लग गई सारी कंट्रीज के बीच में. तो ये भी एक रीज़न था वर्ल्ड वॉर 1 के लिए. नेक्स्ट था कि अलायंसेस बनने लग गई थी, अलग अलग गुट बनने लग गए थे, अलग अलग ग्रुप्स बनने लग गए थे. नेशन स्टार्टेड ज्वाइनिंग टीम्स. अब
अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग टीम्स बनने लग गई थी, ग्रुपिज्म स्टार्ट हो गया था। अब जो टीम्स बनी उन्होंने डील्स की कि जब भी मेड डील्स टू शो अप to fight with the team country against the aggressor during any attack, कि अगर हमारा एक ग्रुप है, उस ग्रुप में से अगर एक भी कंट्री पे किसी ने अटैक किया तो हम सब के सब उस कंट्री पे अटैक कर देंगे, अपने आप को डिफेंड करेंगे। ठीक है, तो दिस वाज द अलायंस सिस्टम। अब जो अलायंस सिस्टम था इसमें क्या हुआ, एक ट्रिपल अलायंस आया था। ठीक है, अलायंस सिस्टम में एक ट्रिपल अलायंस बना था। ट्रिपल अलायंस में जो हमारी कंट्रीज थी वो थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। इनके बीच में एक ट्रिपल अलायंस हुआ था कि हम तीनों कंट्रीज एक साथ है। कौन कौन सी कंट्रीज थी, ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट अलायंस है जो कि अपने को याद रखना है। अलायंस का अगर हम एग्जाम्पल देते हैं तो उसमें ट्रिपल अलायंस आ जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट कोर्स की तरफ। नेक्स्ट कोर्स था नेशनलिज्म। अब आप बोलेंगे कि नेशनलिज्म तो अच्छी बात है कि हर एक मतलब कंट्री चाहती है कि वहाँ के जो लोग हो उनमें नेशनलिज्म की भावना हो, मतलब देशभक्ति की भावना हो, लेकिन जो उस टाइम पे नेशनलिज्म फॉलो हो रहा था वो काफ़ी एग्रेसिव नेशनलिज्म था। मतलब ये था कि अपने देश के लिए मर मिट जाओ, और मतलब बहुत ही एक नेगेटिव एस्पेक्ट था नेशनलिज्म का। अब उसमें क्या था कि वन कंट्री वॉज ट्राइंग टू हैव सुप्रीमेसी ऑन अदर्स, मतलब हर एक कंट्री उस टाइम पे ये चाहती थी कि हम इतनी ज़्यादा पावरफुल हों या हम इतनी ज़्यादा स्ट्रोंग हो कि सिर्फ हम ही सुप्रीम हो इन द होल वर्ल्ड, मतलब हमारे ही जो बोलते हैं ना कि हमें राज करना है, हर एक कंट्री पे अपनी सुप्रीमेसी शो करनी है। तो अब नेशनलिज्म में क्या होता है कि हम प्राइड होता है हमारे अंदर, हम बहुत प्राउडली बोलते हैं कि ओ आई बिलोंग टू दिस कंट्री एंड मैं यहाँ का सिटीजन हूँ। तो द प्राइड इन वंस कंट्री बियॉन्ड हेल्दी पेट्रोटिज्म। अब यहाँ पे क्या था कि जो एक हेल्दी पेट्रोटिज्म होता है, जो एक मतलब हेल्दी देशभक्ति की भावना होती है कि एक लिमिट तक, कि एक सीमा तक जो पेट्रोटिज्म होता है वो अच्छा होता है एक कंट्री के लिए। लेकिन नेशनलिज्म जब वहाँ पे मतलब एग्रेसिव नेशनलिज्म फैल रहा था, बढ़ रहा था, तो वहाँ पे ये सिर्फ नहीं था कि हम अपनी कंट्री को प्रेज करें, अपनी कंट्री को लेकर हम गौरवान्वित फील करें, लेकिन हम क्या कर रहे थे उस टाइम पे, अपनी कंट्री को तो बढ़ा रहे थे और जो दूसरी कंट्रीज थी उसको पुल डाउन कर रहे थे, उसको उसके बारे में गलत गलत बातें फैलाना, उसको मतलब अपनी सिर्फ क्या था, इन्होंने पहले ही बोला है कि जो एग्रेसिव नेशनलिज्म था, मतलब एक बहुत ही नेगेटिव वे में नेशनलिज्म को लोगों ने परसीव किया था। नेक्स्ट चलते हैं इंपीरियलिज्म की ओर। इंपीरियलिज्म क्या होता है कि इंपीरियलिज्म का सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल हो सकता है वो हम अपने से ले सकते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं आगे चल के। इंपीरियलिज्म में ये था कि कंट्रोलिंग अदर एरियाज फॉर बेनिफिट ऑफ मदर कंट्री, कि अपनी मदर कंट्री के लिए, कि जो अपनी भूमि है, अपना जो देश है, उसके लिए और एरियाज के ऊपर कंट्रोल करना। मतलब जैसे जो कॉलोनियलिज्म होता है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के लिए कहा, तो इंग्लैंड ने जब इंडिया को एक कॉलोनी बनाया था, मतलब हमारे देश पे आके उन्होंने राज किया था, वो बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे लिए कॉलोनियलिज्म का। तो उस टाइम पे कॉलोनियलिज्म जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, और जर्मनी इंग्लैंड और यूरोप से पीछे चल रहा था। अब इंग्लैंड ने तो इंडिया पे भी राज किया था, तो इंग्लैंड और यूरोप जो थे उन्होंने सबसे ज़्यादा कॉलोनियलिज्म को फॉलो किया हुआ था, सबसे ज़्यादा फैलाया हुआ था, उनका सबसे ज़्यादा राज था पूरे वर्ल्ड पे जर्मनी से ज़्यादा। तो इसकी वजह से भी उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए। ठीक है, जर्मनी ने भी ट्राई किया कि वो इंपीरियलिज्म को फॉलो करे, मतलब अपनी कॉलोनीज बढ़ाए, ज़्यादा से ज़्यादा अपना रूल करे। तो इससे क्या हुआ कि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए थे। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ प्रेस। प्रेस क्या होता है, हमारी मीडिया, कि उस टाइम पे जो मीडिया थी, वो मीडिया अनकंट्रोलेबल थी, मतलब कि उस पर कोई रोक नहीं थी, उस पर कोई लिमिट नहीं थी, कोई सेंसरशिप नहीं थी, मतलब कुछ भी नहीं था उस टाइम पे, अनस्टॉपेबल थी, वो अपने हिसाब से चीज़ें कर रही थी। और मीडिया जो था वो ओपनली प्रोपेगेट कर रहा था अगेंस्ट ईच अदर, मतलब कि जो दो अलग अलग ग्रुप्स हैं,
इस तरफ की मीडिया दूसरी तरफ के लोगों को और दूसरी कंट्री को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रही थी, उनके बारे में गलत गलत चीज़ें प्रिंट कर रहे थे, लोगों तक पहुंचा रहे थे। और इसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों के बीच में एंगर कोज हो गया, मतलब कि लोगों के बीच में जो दूसरा ग्रुप था उसके खिलाफ लोग ज़्यादा भड़क चुके थे। नेक्स्ट आता है एब्सेंस एंड लैक ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? यूएन है, WHO है, ये सब है। तो मतलब यूएन इज यूनाइटेड नेशंस की, मतलब अगर किसी भी कंट्री में कोई भी डिस्प्यूट होता है वो लोग यूएन में जाके सॉल्व कर सकते हैं। अब उस टाइम पे तो कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वहां पे उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं थी, उसकी एब्सेंस थी। तो एक जो पॉसिबिलिटी थी कि जो कंट्रीज के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी डिस्प्यूट्स हैं, उनको एक जगह शांति से बैठ के आराम से सॉल्व कर सकें डिस्कशंस के थ्रू, या मतलब कैसे भी उन डिस्प्यूट्स को रोका जा सके, तो ऐसी कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं थी। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट और कह सकते हैं कि बहुत एक अच्छा रीज़न था कि वहाँ पे WW1 वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई। हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट या कह सकते हैं कि जो इमीडिएट कॉज था वर्ल्ड वॉर 1 को स्टार्ट करने के लिए, कि मतलब जिसके बाद अभी तक तो जो भी हमने कॉजेस पढ़े वो क्या थे, वो लॉन्ग टर्म कॉजेस थे कि काफ़ी टाइम से ये चीज़ें चलती आ रही थी, तो वहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस थी और एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा, मतलब एक जो प्रेस ने भी काम किया कि क्रिटिसिज्म फैलाने का, और मतलब काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई थी। लेकिन जो इमीडिएट कॉज था जिसकी वजह से कि फिर वॉर स्टार्ट हो गई उसके इंस्टेंटली बाद, वो था कि जो सर्बिया और ऑस्ट्रिया के बीच में जो टेंशन चल रही थी, उसके दौरान क्या हुआ कि जो ऑस्ट्रियन क्राउन प्रिंस थे फ्रांस फर्डिनेंड, ठीक है, उनका बोस्निया में उनको किल कर दिया गया था, उनकी हत्या कर दी गई थी। और जो किलर माना जाता है उसके लिए वो है गैब्री प्रिंसिप। ये सर्बियन सीक्रेट पुलिस का एक मेंबर था। मतलब कि सर्बिया ने क्या किया, सर्बिया ने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो ऑस्ट्रिया का क्राउन प्रिंस था उसको किल कर दिया, ठीक है, उसको मार दिया। तो अब इनके बीच में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ गई और जो 28 जून 1914 को इनके बीच में वॉर जो है वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गई थी। तो ये हमारे कॉजेस थे। इन कॉजेस को याद करने का तरीका है MANIA, मेनिया से आप इसको याद कर सकते हैं। M से मिलिट्रिज्म, A से अलायंस सिस्टम, N से नेशनलिज्म, नेशनलिज्म एग्रेसिव था याद रखें, I से इंपीरियलिज्म और A से एंडरलिन फ्रांस फर्डिनेंड जिनकी डेथ हुई थी, मतलब जिनको मार दिया गया था। किसने? सर्बिया ने मार दिया था, ठीक है। तो ये सबसे इजीएस्ट वे है कॉजेस को याद करने का। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अगर स्टिल कोई क्वेरी है यू कैन राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल श्योरली ट्राई टू रिजॉल्व इट। और टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड जस्ट स्टे एट योर होम्स एंड स्टे हेल्दी, स्टे फिट. Bye bye. Thank you for watching. Do like, share, comment and subscribe to my channel.